हमारा टॉपिक है प्राचीन भारतीय शिक्षा। ठीक है, तो आइए ये देखते हैं। इसका टाइम था 2500 मतलब 2500 वर्ष से BC से 500 BC। ठीक है, ये आप लोग देख लीजिएगा। आइए इसे देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। तो जो इस समय की जो प्राचीन भारतीय शिक्षा थी, इसको हम लोग दो नामों से जानते थे। इसे या तो ब्राह्मणीय शिक्षा कहा जाता था या हिंदू शिक्षा कहा जाता था। ठीक है, तो इसे हम देखते हैं, फिर बाद में एक्सप्लेन कर दूंगी मैं। पहले हम देखते हैं इसे। आज मैंने एक शॉर्ट भी इस पे बनाई थी, तो वो आप लोग देख सकते हैं। उसमें बहुत कम समय में हमें पूरा एक आंसर तैयार करना होता है, तो उसमें बस हमारे पास बहुत कम टाइम होता है, तो मैंने उसमें पूरे उसके पॉइंट समझा दिए हैं। अब उसको हम डीपली देखेंगे। ठीक है, अभी क्या था, हमारा एक आंसर हमारा तैयार हो गया था कि प्राचीन भारतीय शिक्षा के क्या उद्देश्य और आदर्श थे। तो उसमें मैंने उस शॉर्ट में जो मैंने बताया है वो केवल उसके पॉइंट बताए हैं, लेकिन अब हम उसे डीपली देखेंगे। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। ये इसमें थोड़ा सा इसके बारे में दिया हुआ है, तो देखते हैं। भारतीय शिक्षा का बीजारोपण सुदूर अतीत में आज से लगभग 4000 वर्ष पूर्व हुआ था। ये ध्यान रखिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन बन के आ जाता है कभी कभी। तो ये 4000 वर्ष पूर्व हुआ था इसका बीजारोपण। ठीक है, किंतु उसके सुसंबद्ध स्वरूप के दर्शन वैदिक काल के आरंभ में होते हैं। इस काल में शिक्षा पर ब्राह्मणों का आधिपत्य था, अतः कुछ लेखकों ने वैदिक कालीन शिक्षा को ब्राह्मणीय शिक्षा और कुछ ने हिंदू शिक्षा की संज्ञा दी। देखिए, सबको पता होगा कि प्रारंभ में क्या था कि शिक्षा सब लोग नहीं ग्रहण करते थे। केवल किसको अधिकार था शिक्षा प्राप्त करने का? ब्राह्मणों को। ठीक है, तो इसीलिए उसे क्या उसको नाम दे दिया गया कि ये ब्राह्मणीय शिक्षा है, या फिर हिंदू ही शिक्षा ग्रहण करते थे। ठीक है, जो समाज था, प्राचीन समाज था जो भारतीय समाज, वो 4 वर्गों में बटा हुआ था। तो वो 4 वर्णों में बटा हुआ था पुराना समाज, जिसमें ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे। तो इनमें तीनों जो बटे हुए थे, उन्हें शिक्षा नहीं, वो ग्रहण नहीं करते थे। केवल ब्राह्मणों के लिए शिक्षा का प्रावधान था। जो क्षत्रिय थे वो युद्ध वगैरह के लिए जाते थे। ठीक है, ऐसे ही वैश्य और शूद्र, उन्हें गिरी हुई जाति माना जाता था, तो उनके लिए शिक्षा का कोई प्रावधान नहीं था। मेनली जो शिक्षा का प्रावधान था वो केवल हिंदू जाति के लिए, हिंदू के लिए और ब्राह्मणों के लिए था। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम भी ब्राह्मणीय शिक्षा या हिंदू शिक्षा कर दिया गया। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। प्राचीन भारत के मनीषी इस तथ्य से भली भांति अवगत थे कि शिक्षा व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास, समाज की चतुर्मुखी उन्नति और सभ्यता की बहुमुखी प्रगति की आधारशिला है। ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि शिक्षा क्या है? व्यक्ति के सर्वांगीण विकास करता है। शिक्षा के द्वारा क्या होता है? व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है और समाज की चतुर्मुखी उन्नति, यानी कि समाज की उन्नति होती है पूर्ण रूप से। सॉरी। अतः उन्होंने शिक्षा की ऐसी प्रशंसनीय प्रणाली का प्रतिपादन किया जिसने न केवल विशाल वैदिक साहित्य को सुरक्षित रखा, वरन ज्ञान के विविध क्षेत्रों में मौलिक विचारकों को भी जन्म दिया, जिनसे भारत का एक मिनट, ठीक है, जिनकी वजह से भारत आज भी गौरवान्वित महसूस करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। इस दृष्टि से भारत की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हुए F.W. टॉमस ने लिखा है। इन्होंने मतलब खुल के इस बात के लिए भारत की तारीफ की है। और क्या कहा है इन्होंने, आइए देखते हैं। ये F.W. टॉमस हैं। भारत में शिक्षा विदेशी पौधा नहीं है। संसार का कोई भी ऐसा देश नहीं है जहाँ ज्ञान के प्रति प्रेम का इतने प्राचीन समय में आविर्भाव हुआ हो, या जिसने इतना चिरस्थायी और शक्तिशाली प्रभाव डाला हो। मतलब इसमें इन्होंने ये तारीफ की है कि
भारत में कोई भी ऐसा देश नहीं है जहाँ पे मतलब शिक्षा का इतने इतने पहले, इतने प्राचीन समय में आविर्भाव हो। सबसे पहले भारत में ही हुआ है। ठीक है, आइए देखते हैं शिक्षा का अर्थ। वैसे तो मैंने आपको और मैं शिक्षा का अर्थ आपको बताया है, लेकिन वो साइकोलॉजी की दृष्टि से बताया है। इसमें हम जो प्राचीन भारतीय शिक्षा का अर्थ देखेंगे। ठीक है, एक है एजुकेशन का अर्थ, लेकिन प्राचीन भारतीय शिक्षा का क्या अर्थ है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो इन्होंने वैदिक साहित्य में शिक्षा शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया, यथा विद्या, ज्ञान, बोध और विनय। ठीक है, आधुनिक शिक्षा शास्त्रियों के समान प्राचीन भारतीयों ने भी शिक्षा शब्द का प्रयोग व्यापक और सीमित दोनों अर्थों में किया। ये डॉक्टर A.S. अल्तेकर थे, तो इनके अनुसार क्या है, व्यापक अर्थ में शिक्षा का तात्पर्य है व्यक्ति को सभ्य और उन्नत बनाना। इस दृष्टि से शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। सीमित अर्थ में शिक्षा का अभिप्राय उस औपचारिक शिक्षा से है जो व्यक्ति को गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने से पूर्व छात्र के रूप में गुरु से प्राप्त होती है। देखिए, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि शिक्षा निरंतर चलने वाली है, आजीवन चलने वाली है, कभी रुकती नहीं है, और शिक्षा कहीं भी कभी भी प्राप्त की जा सकती है। और इन्होंने इसके दोनों ही अर्थ बताए हैं, सीमित और व्यापक दोनों। प्राचीन युग में शिक्षा को ना तो पुस्तकीय ज्ञान का पर्यायवाची माना गया और ना जीविकोपार्जन का साधन। इसके विपरीत शिक्षा को वह प्रकाश माना गया जो व्यक्ति को अपना बहुअंगी विकास करने में, उत्तम जीवन व्यतीत करने और मोक्ष प्राप्त करने में सहायता देती है। दूसरे शब्दों में शिक्षा को जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में व्यक्ति को पथ प्रदर्शित करने वाला प्रकाश माना गया था। इस कथन की पुष्टि डॉक्टर A.S. अल्तेकर ने निम्नांकित शब्द के द्वारा किया है। देखिए, उन्होंने क्या बोला है, वैदिक युग से आज तक शिक्षा के संबंध में भारतीयों की मुख्य धारणा यह रही है कि शिक्षा प्रकाश का वह स्रोत है जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हमारा सच्चा पथ प्रदर्शन करता है। देखिए, आपने देखा होगा कि पहले शिक्षा कैसे ग्रहण की जाती थी। आजकल तो ये कॉपी है, किताब है, और आपको पूरे साधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं और शिक्षा दी जा रही है, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। जो पहले की शिक्षा थी वो मंत्रों द्वारा और योग वगैरह द्वारा दी जाती थी। ठीक है, और जो प्राचीन समय की शिक्षा थी वो क्या था, ना तो उसे ये माना जाता था कि हमें पुस्तकीय ज्ञान देना है और ना ही जीविकोपार्जन का साधन माना जाता था। ऐसा नहीं है। तो वही चीज यहाँ पे बताइए। आगे देखते हैं शिक्षा का महत्व। जो मैं अभी आपको बता रही थी कि मैंने शॉर्ट बनाई है, इसका पूरा नहीं, इसका नहीं है, वो आदर्श है, सॉरी। चलिए हम इसे देखते हैं, शिक्षा का क्या महत्व है। और ये शिक्षा का महत्व आप लोग उससे मत लगा लीजिएगा, ये प्राचीन भारतीय शिक्षा का महत्व है। ये आप ध्यान रखिएगा कि ये शिक्षा का महत्व नहीं है खाली, वो मैंने आपको साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग महत्व बताए थे उसके, लेकिन ये प्राचीन भारतीय शिक्षा के महत्व हैं। ठीक है, तो इसे थोड़ा सा अंतर आ जाएगा, बहुत कुछ मिलता जुलता है, आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइएगा। तो आइए देखते हैं इसका क्या महत्व है। प्राचीन भारत में शिक्षा को अत्यधिक महत्व दिया जाता था। इसका एक प्रमाण यह है कि शिक्षा को प्रकाश का स्रोत, अंतर्दृष्टि, अंतर्ज्योति, ज्ञान चक्षु और मनुष्य का तीसरा नेत्र माना जाता था। उस युग में भारतीयों का विचार था कि शिक्षा का प्रकाश व्यक्ति के सब संशयों का उन्मूलन और उनकी सब बाधाओं का निवारण करता है। शिक्षा से प्राप्त अंतर्दृष्टि व्यक्ति की बुद्धि, विवेक और कुशलता में वृद्धि करती है। शिक्षा व्यक्ति को वास्तविक शक्ति से संपन्न करती है, उसके सुख, सुयश एवं समृद्धि में योग देती है, उसे जीवन के यथार्थ महत्व को समझने की क्षमता प्रदान करती है और उसे भव सागर को पार करके मोक्ष प्राप्ति में सहायता करती है। देखिए, शिक्षा के द्वारा जो हमारे जो सोचने समझने की जो शक्ति होती है, जो हमारी क्षमता होती है, वो तो बढ़ती ही है
है ना, हमारी बहुत सी चीज़ों में कुशलता आती है। तो यहाँ वही चीज़ दी गई है। आगे देखते हैं, चलिए। शिक्षा के महत्व के संबंध में अपरिअंकित और अनेक अन्य धारणाएं व्यक्त करके भारतीयों ने यह विश्वास व्यक्त किया कि शिक्षा कामधेनु का कल्पतरु के समान व्यक्ति की सब मनोकामनाओं को पूर्ण करती है और उसका सर्वांगीण विकास करती है। उनके इसी विकास के आधार पर डॉक्टर A.S. अल्तेकर ने यह मत अक्षरबद्ध किया है। उनका क्या मत था, तो वो क्या उन्होंने बताया है इसमें ये दिया हुआ है। अक्षरबद्ध यानी कि उन्हें शब्दों में बांधा है, मतलब उन्होंने उस मत को शब्द दिए हैं, शब्द प्रदान किए हैं, यानी कि एक कोटेशन तैयार की। तो आइए देखते हैं क्या है उनके अनुसार। शिक्षा को प्रकाश और शक्ति का ऐसा स्रोत माना जाता था जो हमारी शारीरिक, मानसिक, भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियों तथा क्षमताओं का निरंतर एवं सामंजस्यपूर्ण विकास करके हमारे स्वभाव को परिवर्तित करती है और उसे उत्कृष्ट बनाती है। देखिए, शिक्षा के द्वारा क्या है, हमारी जो आंतरिक शक्तियां होती हैं उनको बढ़ाती है वो, ठीक है, और हमारे व्यवहार में परिवर्तन करती है और वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करना सिखाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ तक समझ आ गया होगा, नहीं समझ आया हो तो पूछ सकते हैं। आगे देखते हैं हम। शिक्षा के उद्देश्य व आदर्श, ये मैंने शॉर्ट में बताया था, फिर भी देखते हैं ये, क्योंकि हम थोड़ा डीपली इसके बारे में देखेंगे। ये शिक्षा के उद्देश्य फिर मैं बता दे रही हूँ, ये प्राचीन भारतीय शिक्षा के उद्देश्य हैं। ठीक है, प्राचीन भारतीय शिक्षा के उद्देश्यों और आदर्शों पर प्रकाश डालते हुए डॉक्टर A.S. अल्तेकर ने लिखा है। प्राचीन भारतीय शिक्षा के मुख्य उद्देश्यों एवं आदर्शों का वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है। ईश्वर भक्ति एवं धार्मिकता का समावेश, चरित्र का निर्माण, व्यक्तित्व का विकास, नागरिक एवं सामाजिक कर्तव्य पालन की भावना का समावेश, सामाजिक कुशलता की उन्नति और राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण एवं प्रसार। ये एक बार में उन्होंने दे दिए हैं, लेकिन आगे हम जो समझाएंगे इन्हीं के पॉइंट बना के समझाएंगे। ठीक है, ये डॉक्टर A.S. अल्तेकर ने एक डेफिनेशन, अपने जो मत थे उनको शब्द प्रदान करके एक डेफिनेशन तैयार की, और जो कि इस प्रकार है, जिसमें क्या है, शिक्षा के द्वारा नहीं, प्राचीन भारतीय शिक्षा के मुख्य उद्देश्य क्या बताए हैं उन्होंने, ये सारे बताए हैं। अब हम इनको एक पॉइंट के द्वारा समझेंगे, ठीक है, कि वो क्या कहना चाहते थे। तो पहला पॉइंट हमारा बन रहा है ज्ञान व अनुभूति पर बल। जो प्राचीन भारतीय शिक्षा थी वो क्या करती थी, ज्ञान व अनुभूति पर बल देती थी। तो देखते हैं, प्राचीन भारत में शिक्षा का पहला उद्देश्य ज्ञान और अनुभूति पर बल देना था। उस समय छात्रों की मानसिक योग्यता का मापदंड उनके द्वारा प्राप्त किए जाने वाले अंक, प्रमाण पत्र या उपाधि पत्र नहीं थे। इनके स्थान पर उनकी योग्यता का मापदंड था उनके द्वारा अर्जित किया गया ज्ञान, जिसका प्रमाण वे विद्वत परिषदों में शास्त्रार्थ करते थे। देखिए, जो प्राचीन भारतीय शिक्षा थी उसमें आज की तरह नहीं होता कि बच्चे ने एग्ज़ाम दिया और हमने उसे नंबर दे दिए और रिजल्ट कार्ड दे दिया, तो ऐसा नहीं था। उस समय की जो शिक्षा का मापदंड था वो छात्र के द्वारा ज्ञान कितना उसने अर्जित किया है वो उसका मापदंड था। अंक पत्र नहीं माना जाता था कि रिजल्ट पे क्या नंबर आ रहे हैं या क्या अंक प्रदान किए जा रहे हैं, वो उसका मापदंड नहीं था। छांदोग्य उपनिषद में हमें श्वेत केतु और कमलायन के उदाहरण मिलते हैं, जिनको 12 वर्ष के अध्ययन के उपरांत भी उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं समझा गया था। इन उदाहरणों से सिद्ध होता है कि प्राचीन काल में शिक्षा का उद्देश्य या आदर्श केवल पढ़ना नहीं था, वरन मनन, स्मरण और स्वाध्याय द्वारा ज्ञान को आत्मसात करना भी था। देखिए, ये छांदोग्य उपनिषद है, तो उसमें इनके बारे में जिक्र किया गया है कि श्वेत केतु और कमलायन
इन्होंने 12 वर्ष तक अध्ययन किया, फिर भी उन्हें उच्च शिक्षा का अधिकारी नहीं माना गया। जैसे आजकल ये है कि रिपोर्ट कार्ड पे आपने अच्छे नंबर दे दिए तो उन्हें मान लिया जाता है कि ये मतलब किसी एग्ज़ाम में अच्छे अंक आए हैं तो ये किसी भी एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, या कुछ एक होता है ना क्राइटेरिया कर दिया जाता है निश्चित, तो वो तब उस समय नहीं था। चलिए आगे देखते हैं। उस समय यही देखा जाता था कि छात्र ने कितना सीखा, कितना उस पर चिंतन मनन किया, कितना उसने स्वाध्याय किया, कितना अपने आत्मसात किया, कितना ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है। डॉक्टर आर के मुखर्जी के शब्दों में शिक्षा का उद्देश्य पढ़ना नहीं था, अपितु ज्ञान और अनुभव को आत्मसात करना था। जैसे आजकल का उद्देश्य क्या है शिक्षा का, कि मतलब पढ़ना है और अच्छे अंक प्राप्त करने हैं, आगे उसका उद्देश्य हो जाता है कि अच्छी जॉब लग जाए, लेकिन तब का उद्देश्य ये नहीं होता था। प्राचीन भारतीय शिक्षा का उद्देश्य था कि ज्ञान प्राप्त करना और जो अनुभव हो रहे हैं उन्हें आत्मसात करना। ठीक है। दूसरा हमारा है चित्त वृत्तियों का निरोध। तो ये क्या होता है ये देखते हैं इसमें। प्राचीन काल में शिक्षा का दूसरा उद्देश्य छात्रों की चित्त वृत्तियों का निरोध करना था। उस समय शरीर की अपेक्षा आत्मा को बहुत अधिक महत्व दिया जाता था, क्योंकि शरीर नश्वर है जबकि आत्मा अनश्वर है। अतः आत्मा के उत्थान के लिए जप, तप और योग पर विशेष बल दिया जाता था। ये कार्य चित्त की वृत्तियों का निरोध करके अर्थात मन पर नियंत्रण करके ही संभव हो जाता था। इसीलिए छात्रों को विभिन्न प्रकार के अभ्यासों द्वारा अपनी चित्त वृत्तियों का निरोध करने का प्रशिक्षण दिया जाता था, ताकि उनका मन इधर उधर भटककर उनकी मोक्ष प्राप्ति में, जिसे जीवन का चरम लक्ष्य समझा जाता था, बाधा उपस्थित ना करे। इस प्रकार हम डॉक्टर आर के मुखर्जी के शब्दों में कह सकते हैं, शिक्षा का उद्देश्य चित्त वृत्ति निरोध अर्थात मन से उन कार्यों का निषेध था जिनके कारण में भौतिक संसार में उलझ जाता था। देखिए उस समय की जो प्राचीन भारतीय शिक्षा का उद्देश्य क्या था कि मोक्ष प्राप्ति। ठीक है। उस समय का जो उद्देश्य था कि हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी है और हमें इधर उधर जो माइंड इधर उधर ना भागे, उसके लिए अपने आप पे कंट्रोल करना। ठीक है। जो उल्टे सीधे विचार आते हैं वो ना आए। तो यही चित्त वृत्तियों का निरोध, यानी कि इनका अपनी वृत्ति पर कंट्रोल करना, रोकथाम करना उस पर। ठीक है। आगे है ईश्वर भक्ति व धार्मिकता का समावेश। भारतीय प्राचीन शिक्षा का उद्देश्य था ईश्वर भक्ति व धार्मिकता का समावेश। प्राचीन भारत में शिक्षा का तीसरा उद्देश्य छात्रों में ईश्वर भक्ति और धार्मिकता की भावना का समावेश करना था। उस समय उसी शिक्षा को सार्थक माना जाता था जो इस संसार से व्यक्ति की मुक्ति को संभव बनाए। सा विद्या या विमुक्ति। व्यक्ति को मुक्ति तभी प्राप्त हो सकती जब वह ईश्वर भक्ति और धार्मिकता की भावना से सराबोर हो। छात्रों में इस भावना को व्रत, यज्ञ, उपासना, धार्मिक उत्सवों आदि के द्वारा विकसित किया जाता था। डॉक्टर A.S. अल्तेकर ने लिखा है, सब प्रकार की शिक्षा का प्रत्यक्ष उद्देश्य छात्र को समाज का धार्मिक सदस्य बनाना था। तो जो इसका तीसरा उद्देश्य था, डॉक्टर A.S. अल्तेकर के अनुसार उन्होंने शब्दों में बांधकर इसे लिखा, सब प्रकार की शिक्षा का प्रत्यक्ष उद्देश्य छात्र को समाज का धार्मिक सदस्य बनाना है। ठीक है। आगे देखते हैं। इसका भारतीय प्राचीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यही था, चरित्र का निर्माण। ठीक है। तो इसमें देखते हैं, ये आज भी हमारा बहुत ज़रूरी पॉइंट है कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है। तो चाहे वो साइकोलॉजी हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो ये भारतीय प्राचीन शिक्षा हो, या किसी में भी शिक्षा का उद्देश्य चरित्र का निर्माण करना है, चरित्र में बदलाव आने यानी व्यवहार में परिवर्तन आवश्यक है। तो इसे देख लेते हैं। प्राचीन भारत में शिक्षा का चौथा उद्देश्य छात्रों के चरित्र का निर्माण करना था। उस समय व्यक्ति के चरित्र को उसके पांडित्य से अधिक महत्वपूर्ण माना जाता था। मनुस्मृति ने लिखा है, केवल गायत्री मंत्र का ज्ञान रखने वाला चरित्रवान
ब्राह्मण संपूर्ण वेदों के ज्ञाता पर चरित्रहीन विद्वान से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। गुरुकुलों के उत्तम वातावरण, सदाचार के उपदेशों, महापुरुषों के उदाहरणों, महान विभूतियों के आदर्शों आदि के द्वारा छात्रों के निर्माण किया जाता है। डॉक्टर वेद मित्र का कथन है, छात्रों का चरित्र निर्माण करना शिक्षा का एक अनिवार्य उद्देश्य माना जाता है। देखिए, उस समय ये माना जाता था कि जिसे मतलब इसमें दिया हुआ है, मनुस्मृति में लिखा है कि केवल गायत्री मंत्र का ज्ञान रखने वाला चरित्रवान, मतलब कोई है, मतलब चरित्रवान मतलब उसका चरित्र अच्छा है और उसे केवल गायत्री मंत्र का ज्ञान है, तो वो जो ब्राह्मण है जिसे संपूर्ण वेदों के का ज्ञान है पर वो चरित्रहीन नहीं है, तो चरित्रवान नहीं है, चरित्रहीन है, तो ऐसे विद्वान से अधिक श्रेष्ठ माना गया है कौन? वो जिसे केवल एक गायत्री मंत्र का ज्ञान है। उस समय की जो शिक्षा का उद्देश्य था वो था चरित्र का निर्माण, और चरित्र के निर्माण का मतलब है एक व्यक्ति का चरित्रवान होना। ठीक है, तो जिस शिक्षा से अगर व्यक्ति में या छात्र में या बालक में चरित्रवान नहीं बना या चरित्रहीन बना, तो उस शिक्षा का कोई फायदा नहीं है उस समय के हिसाब से। तो मनुस्मृति में यही लिखा है कि एक चरित्रवान व्यक्ति है और उसे केवल एक गायत्री मंत्र आता है, लेकिन एक तरफ एक ब्राह्मण है और वो संपूर्ण वेदों का ज्ञाता है पर वो चरित्रहीन है, तो उससे ज्यादा श्रेष्ठ वो व्यक्ति है जो चरित्रवान है, केवल उसे गायत्री मंत्र आता है। तो यहाँ यही चीज बताई है कि चरित्र का निर्माण इसका मुख्य उद्देश्य था, जो कि भारतीय प्राचीन शिक्षा का 4th ये उद्देश्य है, चरित्र का निर्माण। आगे देखते हैं। और चरित्र का निर्माण कैसे किया जाता था? तो गुरुकुल जो होते थे, जिन्हें जो आजकल स्कूल होते हैं, और उस समय उन स्कूलों को गुरुकुल या विद्यालयों को गुरुकुल कहा जाता था, तो वहाँ का वातावरण अच्छा रखा जाता था, छात्रों के अनुकूल सदाचार के उपदेश दिए जाते थे, महापुरुषों के बड़े बड़े महापुरुषों के उदाहरण दिए जाते थे, उनके कार्य बताए जाते थे, है ना। तो उन कहानियों को सुना के, उनके बारे में किस्से बताकर उनका चरित्र निर्माण किया जाता था। यहाँ पे ये डॉक्टर वेद मित्र का कथन है, छात्रों का चरित्र निर्माण करना शिक्षा का एक अनिवार्य उद्देश्य माना जाता था। भारतीय प्राचीन शिक्षा का ये एक अनिवार्य उद्देश्य था कि छात्रों का चरित्र निर्माण करना। आगे है व्यक्तित्व का विकास। ये भी बहुत जरूरी है, जो कि आज भी जरूरी है और तब भी जरूरी था। आइए देखते इसमें। प्राचीन भारत में शिक्षा का 5वां उद्देश्य छात्रों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना था। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उनमें आत्मसंयम, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास आदि सद्गुणों को उत्पन्न किया जाता था। साथ ही गोष्ठियों और वाद विवाद सभाओं का आयोजन करके उनमें विवेक, न्याय और निष्पक्षता की शक्तियों को जन्म देकर उनको बलवती बनाया जाता था। तो इस तरह से बालक का सर्वांगीण विकास किया जाता था भारतीय प्राचीन शिक्षा में। इन गुणों का उत्पन्न किया जाता था, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास आदि, आत्मसंयम आदि गुणों का। वो कैसे? कि गोष्ठियां बैठाकर और वाद विवाद सभाओं का आयोजन करके। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर है हमारा 6ठा पॉइंट, नागरिक व सामाजिक कर्तव्य पालन की भावना का समावेश। जो प्राचीन भारतीय शिक्षा का उद्देश्य था वो ये बहुत जरूरी उद्देश्य था। क्या था? नागरिक व सामाजिक कर्तव्य पालन की भावना का समावेश होना। तो इसमें देखते हैं क्या है। प्राचीन भारत में शिक्षा का 6वां उद्देश्य छात्रों में नागरिक व सामाजिक कर्तव्यों का पालन करने की भावना का समावेश करना था। उस समय प्रत्येक व्यक्ति से यह आशा की जाती थी कि वह ग्रस्त जीवन व्यतीत करते समय अपने नागरिक और सामाजिक कर्तव्यों का पालन करे। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए छात्रों को गुरु शिक्षा विभिन्न प्रकार के उपदेश दिए जाते थे, यथा अतिथियों का सत्कार करना, दीन दुखियों की सहायता करना, वैदिक साहित्य की निःशुल्क शिक्षा देना, दूसरों के प्रति निस्वार्थता का व्यवहार करना, पुत्र
पिता एवं पति के रूप में अपने कर्तव्य का पालन करना। ठीक है, इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है, आगे देखते हैं क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, फिर अपलोड होने में दिक्कत होगी। चलिए देखते हैं। सामाजिक कुशलता की उन्नति। प्राचीन भारत में शिक्षा का 7वां उद्देश्य छात्रों की सामाजिक कुशलता में उन्नति करना था। उस समय शिक्षा केवल व्यक्ति का मानसिक विकास ही नहीं करती थी, वरन सामाजिक कुशलता में भी उसकी उन्नति भी करती थी, ताकि वह सरलता से अपनी जीविका का उपार्जन करके अपने सुख में अभिवृद्धि कर सके। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए छात्रों को उनकी रुचि और वर्ण के अनुसार किसी उद्योग या व्यवसाय की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाती थी। देखिए उस समय क्या था, सामाजिक कुशलता की उन्नति, ये भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य या आदर्श था प्राचीन भारतीय शिक्षा का, क्योंकि ऐसी शिक्षा उस समय ये माना जाता था, ऐसी शिक्षा से क्या फ़ायदा जो आगे जीवन व्यतीत करने में सहायक ना हो। तो बालक को ऐसे तैयार किया जाता था कि वो आगे के जीवन में अपना जीविकापार्जन अच्छे से कर सके और समाज में सामंजस्य बैठा सके। ठीक है, तो ये डॉक्टर R.K. मुखर्जी के शब्दों में है, शिक्षा पूर्णतया सैद्धांतिक और साहित्यिक नहीं थी, वरन किसी न किसी शिल्प से संबद्ध थी। ये तो मैंने पहले भी बताया, गांधी जी, विवेकानंद, इन लोगों का भी मानना ये था कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो आगे के जीवन में उनके लिए सहायक सिद्ध हो। आगे है, लास्ट पॉइंट है 8वां, जो कि भारतीय प्राचीन शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य या आदर्श है। देखते हैं इसे। राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण व प्रसार। प्राचीन भारत में शिक्षा का अंतिम उद्देश्य राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण और प्रसार करना था। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रत्येक पिता और पुत्र को अपने व्यवसाय में दक्ष बनाता था। प्रत्येक ब्राह्मण वेदों का अध्ययन करता था और प्रत्येक आर्य वैदिक साहित्य के किसी न किसी भाग का अध्ययन करता था। इन कार्यों से किसी को कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं होता था, पर इनको करके वे न केवल पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी राष्ट्रीय संस्कृति को सुरक्षित रखते थे, वरन उनका प्रसार भी करते थे। तो ये थे इसके महत्वपूर्ण टॉपिक। और जैसे कि मैंने बताया था कि जो पुराने समय में जो शिक्षा दी जाती थी, तो शिक्षा भी जरूरी थी, और पुराने समय जो भी शासक थे या जो भी लोग थे वो चाहते थे कि हमारी शिक्षा का प्रसार जगह जगह हो। तो आपको याद होगा कि अशोक की जो पुत्र थे वो लोग भी अपनी बौद्ध शिक्षा का प्रसार करने गए थे, है ना। और काफ़ी जो भी राजा वगैरह होते थे तो समय समय पर सब अपने शिक्षा का प्रसार करने जाते थे और अपने धर्म का प्रसार करने जाते थे। ठीक है, तो ये इसका है। हमारे प्राचीन भारतीय शिक्षा के जिन उद्देश्यों आदर्शों को अंकित किया है, उनसे विदित हो जाता है कि उनका निर्माण व्यक्ति के लौकिक और पारलौकिक जीवन की सभी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया गया था। तो ये तो मैंने पहले भी बताया कि जो प्राचीन भारतीय शिक्षा थी वो उसका जो पाठ्यक्रम था, जो उसका क्या बोलते हैं, पाठ्यक्रम ही कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, वो ऐसे तैयार किया गया था कि वो व्यक्ति के अभी भी काम आए और उसके भावी जीवन में भी काम आए। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, ये शिक्षा के उद्देश्य व आदर्श। ये आप लोग देख लीजिए, अच्छे से तैयार कर लीजिए, और ये हमेशा ही काम आता है। और कोई भी दिक्कत हो तो बताइएगा, मैं आगे भी एक्सप्लेन कर दूंगी। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।